हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्षा। आई एम तुषार। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की बुक फर्स्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज पार्ट सेकंड में हमारा आज के टॉपिक है द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी एंड इंडियाज एंड चाइना रिलेशंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने यूरोपियन यूनियन एंड एशियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी से। द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइना हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म फर्स्ट बिगन देयर. It projected to overtake the US as the world largest economy by 2040. मतलब जो चाइना है ना वो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ये ठीक है, और ये प्रोजेक्ट के मतलब ये माना जा रहा है कि जो चाइना है ना वो 2040 तक 2040 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, ओवरटेक कर लेगा और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। The strength of its economy together with other factors such as population, land mass, resources, regional location and political influence. मतलब जो स्ट्रेंथ है चाइना की इकोनॉमी की, वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं उसके, जैसे पॉपुलेशन, लैंड मास, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये फैक्टर्स उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना के स्ट्रेंथ है इसकी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। The People Republic of China in 1949, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। उसने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन मतलब कम्युनिज्म को एडॉप्ट कर लिया था माओ की लीडरशिप में। माओ वहां के लीडर थे, उनके लीडरशिप में उन्होंने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के उससे उन्होंने कम्युनिज्म को एडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था थी बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल, वो सोवियत मॉडल पर बेस्ड थी। ठीक है, यूएसएसआर के मॉडल पर बेस्ड थी इनकी इकोनॉमी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चूज टू सेवर इट्स लिंक विद द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। मतलब जो बैकवर्ड चाइना था ना, मतलब पिछड़ा हुआ जो चाइना था, क्योंकि चाइना है ना 1970s के बाद उभर कर आया, इकोनॉमी उसकी सुधरने लगी है। नहीं तो 70s से पहले ना वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था। तो उस चाइना ने ये तय किया था कि वो यूएसएसआर के साथ, सोवियत ब्लॉक के साथ मिल जाएगा, और जो बाहर के जैसे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अपने सारे लिंक तोड़ देगा, कोई लिंक उनके साथ नहीं रखेगा, वो सिर्फ सोवियत यूनियन के साथ लिंक रखेगा, उन्हीं से ही ट्रेड करेगा। ठीक है, बस उन्हीं से ही लिंक रखेगा, और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से उसका बाहर वालों से कोई लिंक होगा ही नहीं। दी मॉडल वाज क्रिएट स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज। सोवियत मॉडल के उससे जो चाइना में है ना, चाइना ने बहुत हैवी इंडस्ट्रीज क्रिएट कर ली थी, अपने खुद की बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज बना ली थी। सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल एक्युमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, और कैपिटल एग्रीकल्चर भी वे खुद ही करते थे। मतलब बहुत बड़े से कलेक्टिव फार्म का सोवियत यूनियन में होता है ना कलेक्टिव फार्म, वैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नीड मनी फॉर ऑर्डर टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज की है ना कमी पड़ रही थी उनके पास। चाइना क्यों, उन्होंने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से रिलेशन बंद कर रखे थे, सिर्फ कम्युनिस्ट वर्ल्ड से रिलेशन थे, तो फॉरेन एक्सचेंज था नहीं उनके पास, तो उन्हें जरूरत थी फॉरेन एक्सचेंज की मतलब खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी और गुड्स मशीनरी खरीदने के लिए उन्हें वर्ल्ड मार्केट से नई टेक्नोलॉजी और नई मशीनरी खरीदने के लिए उनको जरूरत थी, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज की। इसलिए उन्होंने चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, फिर इसलिए चाइना ने डिसाइड किया कि वो अब ना सब्स्टिट्यूट मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया उन्होंने कि सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज। इस मॉडल ने चाइना को अलाउड किया कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एस्टैब्लिश करने के लिए मतलब एक नींव रखने के लिए
इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की, एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की नींव रखने के लिए, ठीक है, स्थापित करने के लिए। जो चाइना ने कम्युनिस्ट मॉडल को अपनाया था ना, सोवियत मॉडल को अपनाया था, उसके कारण वहां पे एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन। मतलब एम्प्लॉयमेंट, सभी को, कोई वहां पे बेरोजगार नहीं था, एम्प्लॉयमेंट थी और सोशल वेलफेयर थी सभी सिटीजन के लिए, सभी के लिए नौकरी थी वहां पे, एम्प्लॉयमेंट थी और सोशल वेलफेयर होती थी सभी सिटीजन के लिए, सोशल वेलफेयर भी था, ठीक है। चाइना मूव्ड अहेड ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एजुकेटिंग सिटीजन्स। तो चाइना है ना वो आगे बढ़ता गया और डेवलपिंग कंट्रीज की तरह, और जो उसके सिटीजन्स थे, वहाँ के जो लोग थे, वे एजुकेटेड होते गए और वो अपने लोगों को अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड कराने लगा, ठीक है। बेटर हेल्थ फॉर देम, एंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम, ठीक है। उनके लिए वे कोशिश करने लगे उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिले। इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एट रिस्पेक्टेबल रेट 5 to 6%, but an annual growth of 2 to 3% in population। मतलब जो चाइना की जो अर्थव्यवस्था है, जो चाइना की इकोनॉमी थी, वो ग्रोथ तो करी थी 5 से 6%, ठीक है, एनुअली, पर जो उनकी पॉपुलेशन थी ना, वो भी 2 to 3% ग्रो कर रही थी एनुअली, जिसके कारण, जिसका मतलब था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो इनसफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब जो इसका मतलब यह था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है चाइना की, वो इनसफिशिएंट है, मतलब कम है, नीड्स को, पॉपुलेशन, जो ग्रोइंग बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जनसंख्या, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इनसफिशिएंट है, बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि 2-3% एनुअली पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है वहां पर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था ना, वो सफिशिएंट नहीं था जनरेट करने के लिए सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। मतलब जो एग्रीकल्चर हो रहा था, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा था ना, वो भी काफी नहीं था सर प्लस बचा के रखने के लिए इंडस्ट्रीज के लिए, कि उससे सामान बना सकेंगे। एग्रीकल्चर भी कम था, ठीक है, सफिशिएंट था नहीं कि सरप्लस जनरेट कर सके, ठीक है, बेचने के लिए, मतलब उनका खुद की पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो बेचेंगे कहाँ से, सरप्लस कहाँ से बनाएंगे जिसको बाहर मार्केट में बेच सके। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ। मतलब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी ना, वो बहुत फास्ट होते जिसे ग्रो हो नहीं पा रही थी और ज्यादा, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड थी ना, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था, क्योंकि चाइना ने सोवियत ब्लॉक को अपनाया था, उसने अपने सारे रिलेशन बंद कर दिए, खत्म कर रखे थे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से, और वो कम्युनिस्ट वर्ल्ड से रिलेशन रखता था अपने। तो इंटरनेशनल ट्रेड वो बिल्कुल खत्म था, ठीक है, मिनिमल था। तो और जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो बहुत ज्यादा लो थी, पर कैपिटा इनकम वेरी लो थी, बहुत लो थी, ठीक है। The Chinese leadership took major policy decision in 1970s। जो चाइनीज लीडरशिप है ना, चाइनीज लीडरशिप ने बहुत मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए, बड़े पॉलिसी के ऊपर डिसीजंस लिए, उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई थी बड़ी, उन पर डिसीजंस लिए थे। China ended its political and economic isolation with the establishment of relation with the United States in 1972। मतलब चाइना ने ना अपने सारे संबंध मतलब जो अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन था ना, उसको खत्म कर दिया था। मतलब जो अपने तक सीमित था कि वो बाहर जो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेगा या कैपिटलिस्ट से रिलेशन नहीं रखेगा, खाली सोवियत से, उसने उसको एंड कर दिया था। अब उसने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स से 1970s में ट्रेड के साथ मिल गया था, ठीक है, संबंध स्थापित कर लिए थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसने 1972 में। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना ने अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशन कब खत्म किए थे, और किए थे चाइना के साथ, या कब अपने संबंध स्थापित किए थे अमेरिका के साथ चाइना ने पहली बार 1972 में, ठीक है। Zhou Enlai प्रपोज फॉर मॉडरेशन। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में आ सकता है कि
जो ज़ाओ एनलाई है उन्होंने 4 मॉडरेशन लिखी थी, उनके नाम लिखो, ठीक है। इसलिए ज़ाओ एनलाई प्रपोज 4 मॉडर्नाइजेशंस, ठीक है। पहला मॉडर्नाइजेशन था एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फोर्थ था हमारा मिलिट्री इन 1973, ठीक है। ज़ाओ एनलाई ने 4 मॉडर्नाइजेशंस, ठीक है, प्रपोज की थी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री 1973 में। आपका ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स में कि ज़ाओ एनलाई ने 1973 में क्या कौन सी 4 मॉडर्नाइजेशन की थी, या ज़ाओ एनलाई ने मॉडर्नाइजेशन को कब प्रपोज किया था, ईयर भी पूछा जा सकता है आपसे, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन 4 मॉडर्नाइजेशन के नाम लिखो, कौन कौन से थे। तो मॉडर्नाइजेशन के नाम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, और कौन से ईयर में 1973 में प्रपोज किए थे मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। 1978 डेंग शाओपिंग अनाउंस्ड ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, ठीक है। अब ज़ेन एनलाई का पीरियड गया, ठीक है, 1972 तक, ठीक है। फिर 1978 में नए लीडर आते हैं डेंग शाओपिंग वे ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस, एक नई पॉलिसी ला देते हैं, ओपन डोर पॉलिसी उसको अनाउंस कर देते हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते हैं चाइना के अंदर, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी ला दी मतलब उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए थे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दरवाजे खोल दिए थे, आओ हमारे पास इन्वेस्ट करो। ओपन डोर पॉलिसी में ये था कि हम आपको एक स्पेशल जोन बना के देंगे, इकोनॉमिक जोन बना के देंगे XYZ, और आप वहाँ पे आके इन्वेस्ट करो, अपनी फैक्ट्रीज लगाओ, इंडस्ट्रीज लगाओ, ठीक है। हम आपको स्पेशल एक ऐसा जोन बना के देंगे जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपको लेबर भी मिलेगा, सर्विस भी मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डेंग शाओपिंग ने आपकी ओपन डोर पॉलिसी कब आई थी, या ओपन डोर पॉलिसी किसने कौन लाया था, या किस ईयर ओपन डोर पॉलिसी आई थी। 1978 में ओपन डोर पॉलिसी आई थी, और ओपन डोर पॉलिसी को डेंग शाओपिंग लाए थे, उन्होंने अनाउंस की थी ओपन डोर पॉलिसी। The policy generate higher productivity by investment of capital and technology from abroad। जो ये पॉलिसी थी ना, इस पॉलिसी के अंदर जो चाइना बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी जनरेट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी होती है इन्वेस्टमेंट के द्वारा, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एब्रोड से कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी के कारण, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती, हाई प्रोडक्टिविटी होती, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है चाइनीज डिड नॉट गो टू शॉक थेरेपी बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। मतलब जो चाइनीज थे ना वो शॉक थेरेपी तक नहीं गए, उन्होंने मतलब जैसे सोवियत मॉडल पूरे USSR में था, पर उन्होंने चाइना ने सोवियत मॉडल को 1972 में छोड़ दिया था, और उसने अपने रिलेशन अमेरिका के साथ स्थापित कर लिए थे, ठीक है। तो इसलिए वे शॉक थेरेपी तक जा नहीं सके, और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे ओपन कर दिया, स्टेप बाय स्टेप, ओके। हाँ, वेट अ मिनट। चाइनीज डिड नॉट गो टू शॉक थेरेपी तक नहीं गए, ओपन कर दिया उन्होंने इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चाइना ने एग्रीकल्चर को का प्राइवेटाइजेशन कब किया था, 1982। और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर की जगह ये भी आ सकता है कि चाइना ने इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन कब किया था। मतलब जब सोवियत मतलब मॉडल, तो वहाँ पे सोवियत मॉडल ही था, पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे ओपन कर रहे थे। मतलब उन्होंने 82 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया, 88 में इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया, 1988 में उन्होंने इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को खोल रहे थे, तो वो शॉक थेरेपी तक नहीं गए, ठीक है। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोल दिया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1988, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टर कुड सेट अप एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। मतलब जो ट्रेड बैरियर्स थे ना उनको एलिमिनेट कर दिया गया था, हटा दिया गया। मतलब जो ट्रेड बैरियर्स थे, टैक्सेस थे ना,
मतलब जो कोई भी आएगा इन्वेस्ट करेगा तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब चाइना ने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया था कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग आके उनके पास इन्वेस्ट करें, ठीक है। और उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को हटाने के साथ साथ उनको एक, जो इन्वेस्टर्स थे ना, उनको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बना के देखे, SEZ, ठीक है, जहां पर आके वे अपनी एंटरप्राइजेज या इंडस्ट्रीज को लगा सकें, ठीक है, सेटअप देयर एंटरप्राइजेज। अब हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या थे, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो हम पढ़ चुके हैं कि धीरे धीरे उन्होंने पहले चाइना अमेरिका के साथ रिलेशन स्थापित किए, ठीक है, फिर ओपन डोर पॉलिसी ला दी, मॉडर्नाइजेशन आई। अब इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे हम ओपन डोर पॉलिसी के, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हम बेनिफिट पढ़ेंगे, सॉरी मैंने ओपन डोर पॉलिसी बोल दिया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बेनिफिट्स पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प्ड द चाइनीज टू ब्रेक स्टैग्नेशन। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने चाइना को हेल्प की थी, जो उनकी इकोनॉमिक स्थिरता थी, स्टैग्नेशन थी, उसको तोड़ने में, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प द चाइनीज टू ब्रेक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ठीक है। मतलब जो आर्थिक उनकी स्थिरता थी, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था की जगह पर अगर स्थिर हो गई थी, उसको तोड़ने में, मतलब स्थिरता को तोड़ने में, मतलब फिर अर्थव्यवस्था उनकी बढ़ती चली गई थी, ठीक है, उसमें हेल्प मिली थी उनको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से। ये फायदा, पहला फायदा हमारा ये रहा, ठीक है। सेकंड बेनिफिट, रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इकोनॉमीज। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण है ना, रिमार्केबल एग्रीकल्चर है ना, जो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी एग्रीकल्चर में। रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इकोनॉमीज और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट फास्टर रेट। जो इंडस्ट्रीज थी और जो एग्रीकल्चर था ना, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, ठीक है, फैल रहा था, ग्रो एट फास्टर रेट, ठीक है। क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लेड टू राइज इन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। मतलब चाइना के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने से जो फॉरेन ट्रेड है ना, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था फॉरेन ट्रेड, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए गए थे, इन्वेस्टर वहां पे आगे इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, ठीक है, वहां उन्हीं की देश में सामान बनता था, वहां से फिर एक्सपोर्ट होता, तो फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा हो रहा, बढ़ गया था उनका, ठीक है। हमारे फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ गया था, राइज इन फॉरेन ट्रेड। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा बेनिफिट है हमारा इसका, बिकॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर इन द वर्ल्ड। जो चाइना है ना, मतलब जो चाइना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया था इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। मतलब जब चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी लाई, तो चाइना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण चाइना एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया पूरे वर्ल्ड के लिए, कि वो पूरे वर्ल्ड ने चाइना में आके इन्वेस्ट किया, क्योंकि चाइना ने ओपन डोर अपने दरवाजे सबके लिए खोले, ट्रेड बैरियर्स हट गए थे, तो सब दबा के इन्वेस्ट कर रहे थे वहां पर, ठीक है। became the most important destination and foreign direct investment FDI for, ठीक है, important destination बन गया था FDI के लिए, foreign direct investment के लिए, ठीक है। It became the member of WTO World Trade Organization 2001। और न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी का एक बेनिफिट ये भी था कि जो चाइना है 2001 में 2001 में WTO का मेंबर बन गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था न्यू ट्रेड पॉलिसी के आने से, ठीक है। अब मतलब अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हुए, ठीक है, बेनिफिट्स मिले, तो अब उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी होंगे, आप सब जानते हैं, ठीक है। अब हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात करते हैं। जो इकोनॉमी इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली, नॉट एवरीवन इन चाइना हैज रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ द रिफॉर्म्स। मतलब जो इकोनॉमी है ना, मतलब जो अर्थव्यवस्था है, वो चाइना की एक अचानक से रिवाइव उठने लगी, ठीक है, ड्रामेटिकली,
बढ़ने लगी, इम्प्रूव होने लगी, ठीक है। पर सभी को इसका फायदा नहीं मिल रहा था इकोनॉमी के रिवाइव होने का, ठीक है। सभी को इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था इन रिफॉर्म्स का, ठीक है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट राइजन इन चाइना विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। मतलब जो बेरोजगारी थी ना, मतलब आप मानेंगे नहीं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि जो बेरोजगारी थी चाइना में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कम लगभग 100 मिलियन 100 मिलियन जो पीपल्स थे ना, वो अपने जॉब्स के लिए कोशिश कर रहे थे कि वे बेरोजगार थे, जो नौकरी की तलाश में थे 100 मिलियन पीपल्स। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा हाल होगा वहां पे बेरोजगारी का, जब वहां पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई। मतलब जब वहां पे सोवियत मॉडल था, वहां पे सब लोगों के पास नौकरी थी, ठीक है। पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद वहां पर 100 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। वे नौकरी जॉब्स की तलाश में थे। और फीमेल employment and condition of work are as bad as in Europe in 18th and 19th centuries। मतलब जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट थी, जो महिलाओं के लिए जो रोजगार था और जो कंडीशंस थी ना फीमेल्स की, वो बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, जैसे यूरोप में हुई थी 18 और 19 सेंचुरी में, उससे भी ज्यादा बुरे हालात हो गए थे महिलाओं के लिए, तो ठीक है। Environmental degradation and corruption have increased। मतलब इंडस्ट्रीज इस तरह से लग रही थी कि उनका इन्वायरमेंट और डिग्रेडेशन हो ही रहा था। मतलब इन्वायरमेंट को बहुत हार्म भी पहुंच रहा था, और जो करप्शन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, ठीक है। A rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and the inland provinces। मतलब एक राइज हुआ था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी रूरल और अर्बन रेसिडेंट्स में, कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस के बीच में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, रिच एंड पुअर का जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। गाइस, हमारा ये टॉपिक दी राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी यहाँ पर ही खत्म होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 सेकंड का नहीं, 5 मिनट का नहीं, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है, और दूसरा लिखना है टॉपिक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाइनीज राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी वो हमारा खत्म हो चुका है। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, ठीक है। इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर इन एशिया आफ्टर वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। मतलब इंडिया और चाइना एशिया की सबसे ग्रेट पावर्स थी वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म के बाद, ठीक है। आफ्टर इंडिया रिगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब इंडिया को अपनी आजादी मिल गई थी ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से आजादी पाने के बाद, एंड चाइना एक्सपेल्ड द फॉरेन पावर्स, देयर वाज होप दैट, मतलब और चाइना भी जो फॉरेन पावर्स था उनसे आजाद हो गया था, ठीक है। मतलब एक ऐसी होप थी कि जो दोनों हैं वुड के एक साथ आकर केम टुगेदर एंड शेप द फ्यूचर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड एशिया। मतलब जो दोनों पावर्स है चाइना एंड इंडिया एक साथ आकर केम टुगेदर शेप करेगी, मतलब जो फ्यूचर है वो जो एशिया का फ्यूचर और पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर उसको बनाएंगी, ठीक है। एक स्लोगन है ना, बहुत फेमस हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, दी स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई वाज पॉपुलर, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है ये स्लोगन। चाइना एंड इंडिया आर इन्वॉल्व्ड इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स इन 1962 ओवर competing territorial claim principally in Arunachal Pradesh and the Aksai Chin region of Ladakh। मतलब जो चाइना और इंडिया है ना वो इन्वॉल्व हुए थे एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब बॉर्डर से रिलेटेड, मतलब उनकी टेरिटरी के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए थे 1962 में, जिसके कारण उनकी 1962 में इंडिया और चाइना की लड़ाई हो गई थी, ठीक है। टेरिटोरियल क्लेम को लेकर जो चाइना है वो क्लेम कर रहा था कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन रीजन है ना उसका चाइना का है, और इंडिया क्लेम कर रहा था कि वो इंडिया का है, ठीक है।
वैसे तो अरुणाचल प्रदेश और साइचिन इंडिया का ही है, पर चाइना उस पर अपना क्लेम कर रहा था कि एक साइचिन रीजन और अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976, मतलब 1962 की वॉर के बाद जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे ना दोनों कंट्रीज के बीच में, वो गिरते चले गए। 1976 तक वो खराब रिलेशंस थे दोनों के बीच में। रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज बिगेन टू इम्प्रूव स्लोली आफ्टर द चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम द मिड 1970s, मतलब जो रिलेशन थे ना दोनों कंट्रीज के बीच में, उनकी शुरुआत हुई, इम्प्रूव होने की शुरुआत हुई थी, स्लोली इम्प्रूव होने लगे थे जब चाइना की जो लीडरशिप थी वो चेंज हो गई थी 1970s में, ठीक है, कि मिड 1970s में। देयर रिलेशन नाउ हैव अ स्ट्रेटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशन, बोथ प्ले अ मेजर रोल इन एशियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, मतलब जो रिलेशन थे ना उनके नाउ हैव अ स्ट्रेटेजिक एंड एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशन, मतलब जो उनके संबंधों में स्ट्रेटेजिक और एक इकोनॉमिक डायमेंशन आने लगी थी, दोनों बहुत एक मेजर रोल अदा करने लगे थे एशियन की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में और उसकी पॉलिटिक्स में, क्योंकि दोनों बहुत एशिया, इंडिया और चाइना है ना, एशिया में सबसे बड़ी कंट्रीज हैं सब। चाइना फर्स्ट नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है, और चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, जो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, ठीक है। इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में भी एक बहुत मेजर रोल अदा करते हैं एशियन की ये दोनों, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट है राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988 फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन, मतलब जो राजीव गांधी थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, 1988 में वो चाइना गए थे, अब रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में। टेकन मेजर टू मेंटेन पीस एंड ट्रांक्विलिटी ऑन द बॉर्डर, मतलब और उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिससे कि वो शांति बनाई जा सके और पीस एंड ट्रांक्विलिटी बनाई जा सके बॉर्डर्स पर, ठीक है, शांति और ट्रांक्विलिटी, ठीक है। और दे हैव आल्सो साइंड द एग्रीमेंट ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, ठीक है। और जब राजीव गांधी वहां गए थे चाइना 1988 में, तो इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसमें वो अपना कल्चर, कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुआ जिसमें वो अपने कल्चर को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, कल्चर एक्सचेंज करेंगे, और कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। और इंडिया और चाइना ने अपने 4 बॉर्डर पोस्ट है ना ओपन कर दिए थे, इंडिया और चाइना ने अपने 4 बॉर्डर पोस्ट ओपन कर दिए थे, ट्रेड के लिए खोल दिए थे, ठीक है। विद इंडिया एंड चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट, देख इंडिया के साथ है ना, विद इंडिया जो चाइना की ट्रेड थी वो 30% पर ईयर बढ़ती जा रही थी 1999 से, ठीक है। मतलब देखो, मतलब इंडिया के साथ चाइना ट्रेड तो हो रहा था, मतलब जो चाइना इंडिया को सामान भेजता था ना, वो हर साल 30% बढ़ता जा रहा था, ठीक है। मतलब चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, उसके बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा था। 30% पर ईयर उसकी जो ट्रेड थी ना वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। 1999 से स्टार्ट हुई थी ये बढ़नी, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज इंक्रीज फ्रॉम $330 million in 1992, मतलब जो बायलैटरल ट्रेड थी ना बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, वो बढ़ने लगी थी $338 million in 1992, ठीक है, टू मोर देन 18 बिलियन, मतलब $338 million थे 1992 में, जो बढ़कर 18 बिलियन मतलब 338 मिलियन से 18 बिलियन हो गई थी 2006 तक, ठीक है। 1992 में 338 मिलियन थी, जो 2006 में 18 बिलियन हो गई, ठीक है। बोथ आर एग्री टू कोऑपरेट ईच अदर, और दोनों एग्री थे एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए, ठीक है, मान गए थे। एट ग्लोबल लेवल इंडिया एंड चाइना
एडोप्टेड सिमिलर पॉलिसीज, मतलब ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया और चाइना ने सिमिलर पॉलिसीज को एडॉप्ट किया था, ठीक है। इन इंटरनेशनल इकोनॉमीज इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इकोनॉमीज में इंस्टीट्यूशंस में लाइक जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे चाइना मेंबर बना था 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इंडिया भी जब ही मेंबर बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। India's nuclear test in 1998 sometimes justified on the ground of a threat from China, मतलब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, ठीक है। मतलब ये था कि उसको वैसे न्यूक्लियर टेस्ट तो इंडिया ने किया था कि खतरे, जब कभी खतरा हो तो उस लोग कोई हमला ना कर पाए, कि न्यूक्लियर वेपन्स है ना, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, इंडिया ने भी कर लिया था, ठीक है। हाँ, वैसे हम ये मानते हैं कि जो चाइना है वो कई पाकिस्तान को कई बहुत सपोर्ट करता था, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ठीक है। इंडियन एंड चाइनीज लीडर्स एंड ऑफिशियल्स, मतलब जो इंडियन और जो चाइनीज लीडर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे ना, वे विजिट, मतलब इंडियन लीडर्स बेजिंग गए थे और जो चाइनीज लीडर्स थे ना वो दिल्ली आए थे, ठीक है। दिल्ली आए थे बहुत ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में, बहुत ज्यादा संख्या में, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए। बोथ कंट्रीज आर मोर फैमिलियर विद ईच अदर, मतलब जो बोथ कंट्रीज ना, दोनों कंट्रीज वे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर थी, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक्स, फैमिलियर थी और जो अपना ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लिंक्स थे ना उनको बढ़ा रही थी, ठीक है। गाइस, हमारा ये टॉपिक जो इंडियन चाइना रिलेशन ये भी खत्म होता है, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इसका न्यू सेंटेंस ऑफ पावर का फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और अगले पार्ट में हम ब्रिक्स, रशिया, इंडिया एंड जापान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।